बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है, सर इंग्लिश का कट ऑफ नहीं क्लियर हो पा रहा है। अगर एग्ज़ाम में इंग्लिश फेस करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्टी मालूम होती है। अलग अलग एग्ज़ाम के जो प्लेटफॉर्म वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कहीं इंग्लिश के लेवल बहुत आसान आती हैं, कहीं बहुत डिफ़िकल्ट आती हैं। तो हम कौन सा प्लेटफॉर्म इंग्लिश के लिए चूज़ करें? इंग्लिश के कौन से क्वेश्चन है जिसे हमें टैकल करना है, इंग्लिश के कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसे हमें छोड़ देना है? तो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। मैं तेजस भास्कर अपंग आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, क्वांट और रीजनिंग के साथ इंग्लिश भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं इंग्लिश हमारी प्री क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि अगर इंग्लिश का कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो पाया तो आपके मेंस के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मेंस नहीं गए तो इंटरव्यू नहीं तो एफ नहीं तो सैलरी नहीं तो शादी नहीं। तो इन सब की जड़ जानते हैं आप क्या है? इंग्लिश। अब इसी इंग्लिश को टैकल कैसे करते ही जानते हैं। और ये बात करते हैं कट ऑफ्स की। पिछले 5-6 सालों में क्या क्या कट ऑफ्स लगे हैं और क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं। तो देखिए, 2018 से लेकर 2023 का ट्रेंड देखते हैं। 2018 में 4.5 का कट ऑफ लगा था, 2019 में 9.5 का कट ऑफ लगा था, 2020 में 5.25, 2021 में फिर 4.5, 2022 में फिर 4.6 और 2023 में 8 मार्क का कट ऑफ लगा था। पिछले 6 सालों में पिछले साल सबसे ज़्यादा कट ऑफ लगा है। और बच्चों की माने तो पिछले साल का पेपर सबसे ईजी था। तो देखिए, कोई साल ऐसा नहीं है कि जिसमें इंग्लिश का कट ऑफ 10 के ऊपर चला गया। हाँ, कट ऑफ 10 के ऊपर जा सकता है, लेकिन तब जाएगा जब पेपर बहुत ईजी आएगा। तब आप सबके नंबर 12, 15, 16, 17 आएंगे। क्योंकि इंग्लिश में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग, दूसरा आपका इंग्लिश को लेकर आपका पास्ट एक्सपीरियंस। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो वो चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाती है। साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमारा लक और हमारे क्वेश्चन सिलेक्शन, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। लक केवल 0.01% होता है, लेकिन आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन 99% आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन सिलेक्शन में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत आसान होते हैं, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे एक बच्चा हर बार पूछते हैं, सर एरर डिटेक्शन का क्या करें? सर, वो सवाल जो यूट्यूब पे हर बार पढ़ाए जा रहे हैं, हर क्लास वही सवाल रिपीट करे जा रहा है एरर डिटेक्शन के, कोई हिंदी एडिटोरियल देखने में लगा है, तो सर क्या वो रास्ता सही है हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए? तो मैं कहूँगा ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं बाकी के लोगों से अपोजिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि ना ही मैंने कभी हिंदी एडिटोरियल पढ़ा है, ना ही मैंने कभी एरर डिटेक्शन की वीडियो देखे। एरर डिटेक्शन मोस्टली 5 मार्क के लिए आता है। अगर आपके 5 मार्क चले भी गए, यानी कि 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके 2.5 मार्क चले भी गए तो उसका आपके सिलेक्शन पे 0% इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके पास बाकी के 22.5 मार्क आपके हाथ में रहेंगे, जिसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन सिलेक्शन ज़रूरी है। क्वेश्चन सिलेक्शन में आपको पैसेज जो आता है उसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पैसेज जो है आपको कम्प्रहेंसिवली यानी कि थोरोली अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर आपको पैसेज अंडरस्टैंड नहीं हुआ, आपके सवाल कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स इस तरीके से आते हैं, आपको लगता है बहुत आसान है। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तो उसमें एक सिनोनिम था, बताइए ऊपर दिए गए पैसेज में कवर का मीनिंग क्या है। जनरली हम कवर को क्या जानते हैं? टू कवर मतलब ढक देना। तो वहाँ पर कवर इस अर्थ में इस्तेमाल किया गया था। वहाँ पर यह कहा गया था कि हमारे इकोनॉमिकल लॉसेस कवर करने के लिए हमें अपनी विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी होगी। तो वहाँ पे कवर का मतलब क्या होता है? कवर का मतलब होता है उस गैप को फिल करना, यानी कि उतना हमारे पास पैसा या फिर हमारे पास फॉरेन करेंसी हमें चाहिए होगी। यानी कवर का मतलब हर जगह एक जैसा नहीं होता है। तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि पैसेज में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें लॉजिकल सेंटेंसेस होते हैं, बट वो आपके ऊपर के पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। आपको इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिए गए रहते हैं कि आप अबव पैसेज को केयरफुली पढ़िए और तब जाके नीचे के क्वेश्चन सवाल करिए। तो मुझे लगता है ये सवाल आपको सिलेक्शन देने में मदद करेगा। दरअसल इंग्लिश एग्ज़ाम 25 मार्क की होती है, हर एक सवाल 0.5 मार्क के लिए आता है। हमारे जो पैसेजेस हैं वो 2 पैसेज आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमें 10 मार्क दिला सकते हैं। ऐसा कोई एफओ का एग्ज़ाम नहीं गया जिसमें इंग्लिश का कट ऑफ 10 मार्क के ऊपर गया हो। तो इसी 10 मार्क को हमें लाने के लिए पैसेज सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, क्लोज टेस्ट। देखिए, क्लोज टेस्ट में होता क्या है, सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप पकड़ लें, कुछ उसमें कनेक्टिंग पॉइंट्स अगर आप पकड़ लें, तो आप इजीली क्लोज टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आता है फिलर्स।
अब देखिए वहाँ पे जो फिलर्स आते हैं वो भी केवल और केवल आप कॉमन सेंस के बेसिक पे ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको लगता है ये वाला नहीं ये वाला वर्ड बैठेगा, आप हर बार ऑप्शन में कन्फ्यूज़ रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का पेपर बहुत टफ आता है, उसमें वो सारे वर्ड आते हैं जो आपने ज़िंदगी में देखे होंगे, ज़िंदगी में पढ़े होंगे, जिनका मतलब आपको पता होगा। तो उसी को टैकल करने के लिए बस आपको ये करना है कि आपको फिलर में आपको पहले तो सेंटेंस का मीनिंग एक बार पता करना है, सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस निगेटिव है, उसके हिसाब से वर्ड हमें पॉजिटिव वर्ड डालना है, निगेटिव वर्ड डालना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हुआ फिलर्स के बारे में। कुछ आता है डबल फिलर्स, यानी कि दो वर्ड मिसिंग रहते हैं, हमें उसे फिल करना रहता है। ये सवाल तो और आसान हो रहते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसी में पहला वर्ड बैठ रहा है तो दूसरा वर्ड नहीं बैठ रहा है, किसी में दूसरा वर्ड बैठ रहा है तो पहला वर्ड नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे में उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन होते हैं। तो मैं कहूँगा सिंगल फिलर से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहिए डबल फिलर्स में, क्योंकि डबल फिलर्स आपके मार देने वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें हल्की सी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है और कहते हैं इस फ्रेजेस को चेंज करिए। वो सवाल भी काफ़ी आसान रहते हैं, बस आपको करना क्या है, वो फ्रेज़ ढक देनी है, जो सिलेक्टेड फ्रेज़ है वो ढक देनी है, और वन बाय वन आपको देखना है कि कौन सी फ्रेज़ मैच कर रही है। आपको लगेगा सर ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके अलावा एक कॉलम के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कॉलम्स को कनेक्ट करिए। कॉलम्स को कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन और भी आसान होते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर केवल और केवल जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम को बस सिलेक्ट करिए। कॉलम का अगर आपको लग रहा है हाँ जो मैंने सेंटेंस बनाया है मीनिंगफुल लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो ऑप्शन एलिमिनेट। कॉलम का एक क्वेश्चन पैसेज के क्वेश्चन जितना ही आसान है, तो आप ये सारी चीज़ों को याद रखिए। अगर कोई बेसिक्स तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए इंग्लिश को तैयार करने के लिए केवल और केवल एक रूल मैं मानता हूँ, रीडिंग एंड रीडिंग। आपको बस पढ़ना है और पढ़ना है। तो सर सोर्सेज कौन से इस्तेमाल करें, तो देखो इंटरनेट सोर्सेज से भरा पड़ा है। आप बुक्स रीड कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। ये कुछ आर्टिकल्स की वेबसाइट्स हैं जिससे में आप जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको एक वास्ट टॉपिक की आपकी नॉलेज हो। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं, ऐसा कोई हिंदू आर्टिकल नहीं जो केवल और केवल पर्टिकुलरली आपको उस चीज़ की जानकारी दे। कोई ऐसा एनालिसिस वीडियो नहीं जो आपको केवल पर्टिकुलरली उस चीज़ की जानकारी दे। आपको वाइडेस्ट टॉपिक की नॉलेज आपको आपके खुद के पढ़ने से, आपके खुद के नॉलेज से, आपके खुद के इन्फॉर्मेशन से होगी। तो इसीलिए जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए। मैं तो कहूँगा अगर आप 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, कम से कम 1 घंटा मिनिमम 1 आवर आप इंग्लिश के रीडिंग को दें। 1 आवर आप अपनी प्रैक्टिस को दें, जिसमें आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करिए, आप पैसेज सॉल्व करिए, आप इंग्लिश के अदर मिसलेनियस क्वेश्चन सवाल सॉल्व करिए। तो देखो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं खास करके अड्डा से, ऑलिव बोर्ड से, प्रैक्टिस मॉक से, कहीं भी कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म उठा लीजिए जहाँ से आप टेस्ट देते हैं। तो देखिए कुछ जगह इतने डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में पैसेज दिए जाते हैं कि आप उसे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं लेंथ ज़्यादा होती है, कहीं डिफ़िकल्टी होती है, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट लेवल बहुत हाई होती है। तो अगर आपने कभी एएफओ का एग्ज़ाम दिया है या फिर कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो आप जानेंगे कि डिफ़िकल्ट लेवल बहुत कम होती है। डिफ़िकल्टी लेवल खास करके जैसे हमने बुक्स पढ़े उसी तरीके से आती है। तो केवल और केवल आर्टिकल्स आप मैं करूँगा आर्टिकल्स आप रीड करिए, और एग्ज़ाम देने के लिए आप हर प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ाम दें। मैं ऐसा नहीं कोई प्लेटफॉर्म बुरा है, कोई अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहता। आप हर डिफ़िकल्टी को फेस करिए और आप खुद चूज़ करिए आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, कौन सा प्लेटफॉर्म सही नहीं है। तो बस इंग्लिश के बारे में इतना ही करिए ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो पाए, क्योंकि देखिए इंग्लिश के आउट ऑफ मार्क लाके आप कोई झंडा नहीं गाड़ने वाले। चाहे आप मेंस में फर्स्ट आके आपको सैलरी कोई 2 लाख नहीं देगा, सैलरी हर एएफओ को एक जैसी मिलने वाली है। बस सिलेक्शन उसका होगा जो स्मार्ट वर्क करेगा। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।